टेस्ट नंबर 10 है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि काकोरी केस के अभियुक्ति के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया? यह किया गोविंद बल्लभ पंत। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और मोहनलाल सक्सेना, चंद्र भानु गुप्ता, गोपीनाथ श्रीवास्तव, अजीत प्रसाद जैन, कृपा शंकर हेजला, बी के चौधरी और आर एम बहादुर की समिति के अध्यक्ष थे सरकार की तरफ से लोक अभियोजन के रूप में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? यह हुई थी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। किसने बोला था? तो गांधी जी, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 9 अगस्त 1942 गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में, राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। याद रखिएगा, सभी का जेल भी पूछ सकता है। जयप्रकाश नारायण ने जेल में दीपावली की रात फरार हो गए थे और नेपाल चले गए थे और वहां से जाकर उन्होंने आज़ाद दस्ता यानी भूमिगत कार्रवाई नामक दल का गठन किया। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो मार्च 1942 में। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था? इसमें समर्थक था, ध्यान रखिएगा, सर जॉर्ज बारलो। सर जॉर्ज बारलो, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और बलौर का सिपाही विद्रोह जो कि 1806 में उसी समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कुछ अन्य गवर्नर जनरल और उसका कार्यकाल याद रखिएगा, जैसे कि सर जॉन शोर, इसका कार्यकाल कितना था? तो 1793 से 98 के बीच। और सर लॉर्ड मिंटो प्रथम जो कि 1807 से 13। लॉर्ड हेस्टिंग्सन जो कि 1813 से 23 तक था। अगला क्वेश्चन है कि नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे संपादक? तो इनमें थे B.N. मांडलिक। कौन थे? B.N. मांडलिक, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से अन्य भी याद रखिएगा, जैसे कि यंग इंडिया जो कि 1919 में आया था और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। और द इंडिपेंडेंस जो कि ये भी 1919 में आया था और इनके संपादक थे, ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। और द ट्रिब्यून जो कि 1881 में आया था और इनके संपादक थे दयाल सिंह मजीठिया। और ध्यान रखिएगा, कामरेड जो कि ये समाचार पत्र आया था 1911 में और इनके संपादक थे मोहम्मद अली। और बंगाली जो कि 1789 में आया था, तो इनके थे संपादक जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सभी समाचार पत्र में से एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस शैवधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं? तो हाथी के अवशेष मिले हैं, यह चुन्हू दौड़ों से। कहाँ से मिले हैं? चुन्हू दौड़ो, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और चुन्हू दौड़ों का सर्वप्रथम खोज जो कि 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने किया था और 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ का उत्खनन करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति झूकर छागर के अवशेष मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और राजमुद्रा, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल इत्यादि सभी मिला है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बनवाली से याद रखिएगा कि हल की आकृति और मिट्टी के खिलौने और जौ तांबे के बनाग्र सभी आदि मिले हैं। ये मिला है कहाँ से? बनवाली से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, ये सभी से हो जाएगा। देवल अभियान, अरोर अभियान,
सेहबन अभियान, ये सभी अभियान से मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण जो कि 1711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम में से किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, यह प्रस्तुत किया था बोधायन ने। किसने? बोधायन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय बोधायन को दिया जाता है, जिसने वृत्त और वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम प्रस्तुत किया था। किसने किया था? बोधायन। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए? इसमें प्रसिद्ध हुए थे नासिरुद्दीन महमूद। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत जो कि शेख ओमान के सिरू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और वे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने अपना केंद्र अजमेर को ही बनाया था। और ध्यान रखिएगा, बाबा बरीद यानी गंज ए शंकर के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली और इनके प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया को याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही के नाम से जाना जाता है। महमूद ए इलाही किसको जाना जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को, यहाँ से याद रखिएगा। और दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया था? तो यह जारी किया था अमेरिका ने। किसने जारी किया था? अमेरिका ने, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो यह हुआ था 1925 में, और इस किए थे केवी हेडगेवार। कौन किए थे? केवी हेडगेवार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस तीर्थ स्थल का जन्म मिथिला में हुआ था? तो यह हुआ था, ध्यान रखिएगा, मलिनाथ का। किसका? मलिनाथ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मलिनाथ जो कि जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह, ध्यान रखिएगा, कलश था। क्या था? कलश। यहाँ से याद रखिएगा। और मलिनाथ जो थे ये श्वेतांबर संप्रदाय स्त्री जबकि द्विगंबर संप्रदाय पुरुष मानते थे, ध्यान रखिएगा। और अजीतनाथ जो कि दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, याद रखिएगा, तीर्थंकर भी पूछ सकता है। और नेमिनाथ जो कि 21वें तीर्थंकर थे और एवं इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नीलोपतल। क्या था? नीलोतपल। और जो शीतलनाथ थे वो 10वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था श्रीवत्स। क्या था? श्रीवत्स था। याद रखिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इसके संस्थापक इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति श्री कृष्ण सिंह एवं तेजेश्वर प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और ध्यान रखिएगा। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया थी। सरला देवी ने की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जाकर फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। मैथ का सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। और इसको बना भी सकते हैं। कह रहा है कि देखिए 2 समीकरण दिए गए हैं और कह रहा है कि इसका के का मान ज्ञात करना है, तो इसमें तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। देखिए क्या है, 8x - 4y = 7 है, तो kx = 2y 10 है। तो इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन है। ये तो सभी मैथ का ही क्वेश्चन है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन से देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, वहाँ पीडीएफ ले लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के रासायनिक गुणों एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में असत्य कथन को पहचानिए। इसमें देखेंगे ध्यान से, तो पहला ही गलत है। कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम होती है, जबकि गलत है ये। बाकी ये सही है कि किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। और किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और उनके रासायनिक गुण में समानता पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी एक ही गलत है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिरका का पीएच मान बताइए। सिरका को याद रखिएगा, ये 2.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.4 यानी क्या होता है? 2.4 हो जाएगा सिरका का। अन्य नाम भी जैसे कि याद रखिएगा, जैसे कि समुद्री जल का पीएच मान पूछ सकता है, तो समुद्री जल का याद रखिएगा 8.4 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। लार का पीएच मान 6.5 हो जाएगा और नींबू का पीएच मान जो 2.2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? तो यह विलयन है। ध्यान रखिएगा। ठोस में गैस का विलयन है। क्या है? ठोस में गैस का विलयन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखिएगा। और यहाँ से अन्य नाम भी याद रखिएगा, जैसे कि ठोस का विलयन को क्या कहते हैं? तो मिश्र धातु जैसे पीतल तांबा में जास्ता। और ठोस में द्रव का विलयन जो कि थैलियस में पारा का विलयन। और ठोस में गैस का विलयन जो कि कपूर में वायु का विलयन। और द्रव में ठोस का विलयन यानी पारा में लेड का विलयन। और द्रव में द्रव का विलयन जल में अल्कोहल का विलयन। और द्रव में गैस का विलयन यानी जल में CO2 का विलयन। और गैस में ठोस का विलयन यानी धुआं वायु में आयोडीन का विलयन। तो यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बैरियम का अयस्क है? बैरियम का अयस्क अगर देखेंगे तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें बेराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेराइट। बेराइट का सूत्र याद रखिएगा BaSO4। ध्यान रखिएगा BaSO4। ध्यान रखिएगा, ये बेराइट का सूत्र है। और एक इसका एक है बैरियम का अयस्क क्या है? बेरासाइट। ध्यान रखिएगा, बेराइट। और यहाँ से अन्य भी याद रखिएगा, जैसे कि जिंकाइट का अयस्क याद रखिएगा। जिंकाइट किसका अयस्क है? तो जिंक का है। कॉपर का क्या हो जाएगा? क्यूपेराइट। और सोना के क्या हो जाएगा? सिल्वेनाइटाइस। क्या हो जाएगा? सिल्वेनाइटाइस। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना रासायनिक रूप से होता है, बताइए। तो यह होता है, ध्यान रखिएगा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। फेरसोफेरिक ऑक्साइड करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन की नमी दोनों ही आवश्यकता होती है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण किसका है? रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखिएगा। और जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम धातु का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसका सूत्र भी याद रखिएगा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड का सूत्र याद रखिएगा Fe2O3XH2O। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन गैस उत्पन्न करती है? तो इसमें उत्पन्न करती है, ध्यान रखिएगा, इसमें उत्पन्न करती है एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस। ध्यान रखिएगा। और कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो कि 20 होता है और परमाणु भार 40 होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीठे शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या होता है? प्रमुख घटक इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और मीठे शीतल पेय में कार्बनिक एसिड, चीनी इत्यादि शामिल भी होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? इसमें सिलिका होता है क्वार्ट्ज में। किसमें होता है? क्वार्ट्ज। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, क्वार्ट्ज। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी CiO2, इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं, तो यह रखते हैं, ध्यान रखिएगा, तरल नाइट्रोजन में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस से भरा है। और ध्यान रखिएगा, द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है और अमोनिया का निर्माण हाइबर विधि द्वारा किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हास्य गैस होता है। क्या होता है? हास्य गैस। ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो इसमें जाना जाता है N2O5। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। N2O5 यानी नाइट्रिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में इसे ही जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, अम्ल राज या क्वारेजिया बनाने के लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सांद्र हाइड्रोलिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात याद रखिएगा 3:1 होता है। और ध्यान रखिएगा, तांबा, पीतल एवं कांच पर चित्र उत्कीर्ण करने के लिए नाइट्रिक अम्ल यानी CnO3 का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो यह माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो कि था, यह था 1961 से 66 के बीच। ध्यान रखिएगा, जो जे सेंडी, सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ध्यान रखिएगा, मॉडल याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक जो वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक जो कि नॉर्मन ई बोरगाल को कहा जाता है। और इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, जिसकी पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय जो कि कलकत्ता में है, और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लागू की गई? तो यह लागू की गई थी 1956 में। कब लागू की गई थी? 1956 में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना ध्यान रखिएगा 1956 में किया गया। कब किया गया? 1956 में नहीं, इसका किया गया था 1990 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ध्यान रखिएगा, 1990 याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो कि लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि महाजन समिति किससे संबंधित है? तो महाजन समिति संबंधित है चीनी उद्योग से। किससे? चीनी उद्योग से महाजन समिति संबंधित चीनी उद्योग से। और गोईपुरिया समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है, और सत्यम समिति जो कि वस्त्र नीति से संबंधित है, और मीरा सेठ समिति जो कि हथकरघा के विकास से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था, ध्यान रखिएगा, पीटर पायर ने। किसने? पीटर पायर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से और भी याद रखिएगा, जैसे कि प्रचंड बेरोजगारी का सिद्धांत किसने दिया था? तो रेगनर नर्क्स ने। उसके बाद इष्टतम कारारोपण का सिद्धांत जो कि आर्थर लेफर ने दिया था। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय आयोग में की गई? तो यह की गई, ध्यान रखिएगा, दूसरी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि 1956 में की गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग एवं खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, और जिसके फलस्वरूप दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बताया है कि रीजनिंग का और मैथ का सॉल्यूशन आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। कहाँ से है? 44 नंबर से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि DRDO का सर्वत्र क्या है? DRDO का सर्वत्र जिसका हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और यह 100 मिनट के भीतर 15 मीटर के चरणों में 75 मीटर तक गीली या सूखी बाधाओं में निपटने के लिए सभी प्रकार के सैन्य यातायात के बहुमुखी ब्रेजिंग समाधान प्रदान करता है, और इसका उपयोग बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन पुल के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है कि 20 के दांत की कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत की कहानी के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ से और भी याद रखिएगा कि हम भारत से हमने क्या सीखा, इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। दोपहर का भोजन अमरकांत और अवेन्यू जो कि अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा, यहाँ से अन्य भी नाम पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा प्रश्नवाचक में कौन क्या आ जाएगा? निजवाचक में क्या आ जाएगा? स्वयं, अपने, आप, खुद। उसके बाद निजवाचक में आ जाएगा यह, वह, ये। और कोई कुछ में अनिश्चयवाचक आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कोई कुछ में क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। वाच्य यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विस्मयवाचक। क्या कहते हैं? विस्मयवाचक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 49 नंबर। कह रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? अंत में जोड़कर। तो अंत में जो जोड़ता है उसको याद रखिएगा, उसको कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? और जो आगे जोड़ता है उपसर्ग। ध्यान रखिएगा प्रत्यय उपसर्ग से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, दोनों से एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल याद रखिएगा यह संज्ञा है जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। यानी फूल के कई प्रकार होते हैं, कई जाति होते हैं, अलग अलग जाति के फूल पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसमें से संज्ञा से क्वेश्चन भी और पूछेगा, जैसे कि भाववाचक में एग्जाम्पल बताइए। भाववाचक में ये हो जाएगा बुढ़ापा, बचपन, मिठास, कमजोरी। व्यक्तिवाचक में गुलाब, भारत, बिहार, राम, सीता, हरा, नीला, ये सभी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। समूहवाचक में गुच्छा, सेना, मेला, भीड़, सेमिनार, ये सभी किस में आ जाएगा? समूहवाचक में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, तो वाक्य में निश्चयवाचक शब्द, सर्वनाम शब्द बताइए इसमें। तो इसमें हो जाएगा यह क्या है? निश्चयवाचक। पीछे हम बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य ध्यान रखिएगा यह विस्मयवाचक यह वाक्य ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गलनांक और दाब के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, यानी इसमें कौन गलत है? इसमें देखेंगे तो पहला कह रहा है कि वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं और उन दाब पर बढ़ाने से उनका गलनांक भी बढ़ता है। बिल्कुल सही है, दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक भी बढ़ेगा। और वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित हो जाते हैं और उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है। ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सामान्यतः अशुद्धि मिलाने से गलनांक कम हो जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये डी वाला गलत है। क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ के संकोचन अथवा प्रसार से दाब बढ़ाने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता है। तो दाब बढ़ने से गलनांक हर स्थिति में क्या होता है? कम ही हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। जैसे मोम का गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है और उसी तरह बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा किस निम्न में से किस प्रकार की निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है, ध्यान रखिएगा, उपरोक्त में से सभी वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के रूपांतरण पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सामान्य आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु का ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ध्वनि का व्यतिकरण। क्या कहेंगे? ध्वनि का व्यतिकरण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल, क्वेश्चन है कि वायुमंडल की पहली बार गणना किसने की थी?
पहली बार गणना किसने किया था? तो पहली बार किया था, ध्यान रखिएगा, वान ग्यूरिक ने। किसने किया था? वान ग्यूरिक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब जो कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ध्यान रखिएगा। और इसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का खोज जो कि इटालियन वैज्ञानिक टोरिसेली ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और कई बार ये पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र जिसे बैरोमीटर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और PYQ में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग होता है। तो कक्षीय चाल लगभग होता है यह 8 किलोमीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है V0 = RE√G/RE+H। इसी पर मान रखिएगा, आसानी से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक बताइए क्या होगा। इसका SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। इसका फार्मूला होता है लैम्डा = अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य बटा विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक में कितना गुना अधिक परिमाण को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है 10 गुना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा में समभूकंपीय रेखा जो कि आइसोसिस्मल लाइन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है? इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा वर्गस। क्या हो जाएगा? वर्गस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रिया में मृदा की आर्द्रता रुक जाती है? तो इसमें रुक जाती है मल्य बनाना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति में सही सुमेल निम्न में से कौन सा नहीं है? इसमें बताना है कौन एक गलत होगा। इसमें देखेंगे तो पहला सही है, कह रहा है कि गोटा नहर जो कि स्वीडन में सही है। ये बी वाला गलत है, कह रहा है कि सूर नहर इक्वाडोर, ये गलत हो जाएगा। सूर नहर जो कि कहाँ बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर में यह नहर सुपेरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। और ये भी सही है कि कील नहर जर्मनी में और स्वेज नहर मिस्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है? यह महत्व है, ध्यान रखिएगा, सुरु घाटी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमृत एवं सुरु घाटी से और भी याद रखिएगा, जैसे कि मिर्खा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। और कश्मीर घाटी जो कि महान हिमालय और फिर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। और इसका रचना जो कि समिनती में हुई है। कहाँ है? एक समिनती में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि नुब्रा घाटी जो कि सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, तो परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारक है। इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और जलवायु को प्रभावित करने वाली अन्य कारक याद रखेगा, जैसे कि अक्षांश, हिमालय पर्वत की अवस्थिति, जल तथा स्थल का वितरण, उसके बाद समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उसके बाद ऊंचावच, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान स्थित है। यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, त्रिवेंद्रपुरम में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में कुल 18 रेल मंडल हैं। कुछ अन्य रेल मंडल याद रखिएगा, जैसे कि पूर्व मध्य रेल मंडल हाजीपुर
और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो कि बिलासपुर, और पश्चिमी रेलवे जो कि मुंबई चर्च गेट, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? तो सबसे कम हुआ है, ध्यान रखिएगा, समस्तीपुर में। कहाँ हुआ है? समस्तीपुर में, ध्यान रखिएगा। और 2011 के अनुसार जनगणना में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो कि 96.5% निवास करती है, और एवं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो कि पटना में 43.07% है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखिए। क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है, यह है कितना? 445 किलोमीटर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और गंगा की कुल लंबाई जो कि 2525 किलोमीटर, और बिहार में केवल गंगा की तो 445। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और गंगा नदी बिहार में चौसा बक्सर जिले के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है, और गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले हैं, जैसे कि बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय एवं मुंगेर। ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे सभी शहर हैं, ध्यान रखिएगा। और गंगा नदी बिहार में पटना जिला में सर्वाधिक लंबी है। सर्वाधिक लंबी कहाँ है? तो पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा इसमें होता है केवल दोहरे तुंगुगुच्छ वाला आरएनए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्गो किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेरकस से। किससे? क्वेरकस से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय नहीं है? जैव निम्नकरणीय इसमें कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जैव निम्नकरणीय याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा चांदी की पन्नी। क्या हो जाएगा? चांदी की पन्नी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जूट की जो टुकड़ी होती है वो चमड़े का थैला तथा सूती वस्त्र जैव निम्नकरणीय होती है। सभी क्या होती है? जैव निम्नकरणीय होती है। और वैसे पदार्थ जिनमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन करके सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है उसे जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं? इसमें देखना है नियत तापी प्रणाली जो कि हो जाएगा ब्लू व्हेल। क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी रक्त समूह में बताइए क्या होता है? तो इसमें होता है एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। इसमें क्या होते हैं? ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और रक्त समूह की खोज, ध्यान रखिएगा, कार्ल जो कि लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य बताइए। मानव शरीर के तापक्रम में, तो इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में घटता है। यह तापमान स्थिर रहता है जो कि 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री। ध्यान रखिएगा, चूँकि मनुष्य एवं स्तनधारी वर्ग का प्राणी जो कि अतः नियत तापी जीव होते हैं। क्या होते हैं? नियत तापी। अगला क्वेश्चन है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है वो सड़ता नहीं है, क्यों नहीं सड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण है कि उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाते हैं, जिसके कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या क्लोराइड की कमी के कारण होती है? तो यह होती है दांत का सड़न। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और फास्फोरस कैल्शियम के संबंध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करती है। और क्लोराइड होता है वो बाहरी को क्या कहता है? इमल्शन के सतह को मजबूत कर देता है और हमारे दांतों की रक्षा करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वपनियन यानी कैनिंग क्या है? तो यह है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को विधान परिषद में मनोनीत किया, तो निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं थे? तो इनमें शामिल नहीं थे, ध्यान रखिएगा, पंजाब के शासक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा।
और ध्यान रखिएगा 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा पटियाल के महाराजा तथा सर दिनकर राव को मनोनीत किया था, याद रखिएगा। और 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह देन है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द जो कि फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है और भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो कि फ्रांस की गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, सभी कहाँ से? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। अनुच्छेद जो 28 है वह यह प्रावधान करता है कि कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 से संबंधित असत्य है? इसमें कौन गलत है? इसमें देखेंगे तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा कि मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आलंग भारतीय समुदाय के व्यक्ति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया है? तो यह कर दिया है, ध्यान रखिएगा, यह कर दिया है 104वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा और यह 25 जनवरी 2020 में लागू हुआ था। चलिए याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अन्य भी याद रखिएगा, जैसे क्या कह रहा है कि 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था और इस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और 103 वाला भी याद रखिएगा कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 का है और इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद जिसमें कि 15(6) एवं 16(6) को जोड़ा गया था। इसके तहत आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन के आधार पर स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और 105वां भी याद रखिएगा, यह 105वां जो आया था 2021 में, और यह संशोधन ना राज्य और ना केंद्र शासित प्रदेश को सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने वाले सक्षम बनाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, तो परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीतियों से राज्यों में बांट दिया जाता है? तो यह बांट दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, संसद। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और उनके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं? इसमें उपबंध किए गए हैं 6ठी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नहीं, 6ठी अनुसूची में, जिसमें कि अनुच्छेद 244(2) है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था का निकाय है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, संविधान स्वतः, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 2006 में संशोधित किया गया था, इसके तहत किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि राज्य के विधानमंडल के सत्रवासन और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद यानी ये हो जाएगा अनुच्छेद 174। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। और ध्यान रखिएगा, जैसे कि 174 के अनुसार राज्यपाल का यह विधायी शक्ति है कि राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रवासान और विघटित कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 172 में जो कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल है, और अनुच्छेद 173 में राज्य विधायिकाओं के सदस्य के लिए योग्यता है इसमें। और अनुच्छेद 177 में जो कि सदनों से संबंधित मंत्री तथा महाधिवक्ता के अधिकार हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित है,
यह अवधारणा ग्रहित है, ध्यान रखिएगा, यह ग्रहित है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा भारत संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र सरकार के बीच संबंध तथा शक्ति के विभाजन ये भी ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये भी ऑस्ट्रेलिया से। और व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ये सभी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक गिवन। प्रीफिक्स जोड़ना है, यानी जो हिंदी में होता है उपसर्ग प्रत्यय उससे संबंधित है। इसमें भी इस पर क्या जोड़ेंगे कि इसका अर्थ बन जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे इम्प्रैक्टिकल। क्या हो जाएगा? इम्प्रैक्टिकल। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। क्वेश्चन है कि नो सूनर डिड आई स्टेप आउट डैश इट बिगेन टू रैन। तो इसमें सुटेबल बताइए क्या है? इसमें सुटेबल है, ध्यान रखिएगा, देन इट बिगेन टू रैन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज। लॉजिकल का अपोजिट बताना है। लॉजिकल का अपोजिट क्या होगा? तो लॉजिकल का अपोजिट याद रखिएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा इलॉजिकल। क्या हो जाएगा? इलॉजिकल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेरल। क्वेरल का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो क्वेरल का अर्थ होता है कि झगड़ना। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा कि क्वेरलसम। क्या हो जाएगा? क्वेरलसम यानी झगड़ालू। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम टू बी टॉचेड इज। इसमें करेक्ट हो जाएगा ग्रेटफुल। क्या हो जाएगा? ग्रेटफुल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। इसको बताना है कौन सही है, सही वर्ड चूज करना है। इसमें देखेंगे तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इम्ब्रेस। क्या हो जाएगा? इम्ब्रेस। बाकी ये सभी गलत हैं, ध्यान रखिएगा। इम्ब्रेस क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। इम्ब्रेस के यानी लज्जित करना। यहाँ से और भी याद रखिएगा, जैसे कि नॉसियस जिसे घृणा प्रसाद। और ध्यान रखिएगा एकोमोडेट यानी समायोजित करना। ये सभी का वर्ड भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए ट्रांसलेशन है। कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कह रहा है कि वह परीक्षा पास कर सका, यानी ही कुड पास द एग्ज़ाम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चूज द एरर इफ एनी इज द इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस है कि आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच। इससे बताना है कहाँ एरर है। एरर देखेंगे तो पहला ही इसमें है कि यानी नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया, तो इनमें से कितने अलग अलग पेलोड लगे थे? इसमें लगे थे, ध्यान रखिएगा, इसमें लगे थे 7 लगे थे। कितने? 7। अगला क्वेश्चन है कि संपन्न दिवस कब मनाया जाता है? संपन्न दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 फरवरी। ध्यान रखिएगा 11 फरवरी, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में माना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हारीमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित होता है? यह आयोजित होता है भारत और मलेशिया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है, ध्यान रखिएगा, 42वां। कौन सा स्थान है? 42वां। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको प्राप्त हुआ है 88वां। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा LIC को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है और इंडियन ऑयल को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद